तो हम पढ़ेंगे इकोनोमेट्रिक्स सेमेस्टर फोर्थ का। ये जो इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स है, ये आपका जो है काफ़ी हद तक सेमेस्टर थर्ड से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। मतलब जो आपने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, एस्टिमेशन पढ़ा था, वेरिएंस, कोवेरिएंस और कोरिलेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इन सब का यूज़ यहाँ पे करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगा एक्सपेक्टेशन और मीन वैल्यू के बारे में, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन का यूज़ काफ़ी हो रखा है। ठीक है, तो आपको एक्सपेक्टेशन के बारे में समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर आपने थर्ड सेमेस्टर पढ़ रखा तो बहुत है, नहीं तो मैं यहाँ पे बेसिक से बता दूंगा आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर 2 करेंगे, टू वेरिएबल रिलेशन मॉडल। उसके अंदर जो चीज़ें आएंगी, अब क्या आएंगी, PRL, PRF और लीनियरिटी ऑफ वेरिएबल एंड पैरामीटर। मतलब जो भी सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हम आगे करेंगे, वो सब इसी चैप्टर में हम कवर करेंगे। और लास्ट में करेंगे हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन और आंसर्स। तो सबसे पहले करेंगे हम बेसिक थिंग अबाउट एक्सपेक्टेशन। मतलब एक्सपेक्टेशन के कुछ फॉर्मूले हैं और ये है क्या। तो एक्सपेक्टेशन मतलब आपका होता है कंडीशनल मीन, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब आपका कंडीशनल मीन या अनकंडीशनल मीन। ठीक है, ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन एक्स का मतलब हो गया आपकी मीन वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या है आपका, समेशन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये है। तो ये नॉर्मल हमने थर्ड सेमेस्टर में किया होगा, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ा अलग है। मतलब यहाँ पे हम ये यहाँ पे ये कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये सब कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम नॉर्मल एक्सपेक्टेशन का यूज़ करेंगे, और आगे जो हमारे क्वेश्चन और जो मॉडल्स आएंगे उनमें इसका यूज़ करेंगे। और अगर और यहाँ पे ये क्या है, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये है हमारा पॉपुलेशन मीन, जो म्यू नहीं इसे बोलते हैं, पॉपुलेशन मीन। तो ये एक्स क्या है, अगर हम मान लेते हैं हमारे पास एक पॉपुलेशन है 100 पीपल्स की, और हमने उसका मीन निकाला तो ये म्यून आया। और अगर हम लेट सपोज ये कर लेते हैं कि हमने क्या किया, उस पॉपुलेशन को 10 सैंपल में डिवाइड कर दिया, तो जितने भी सैंपल के मीन है उन सबका एक्सपेक्टेड वैल्यू, या जो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, हमारे पॉपुलेशन मीन के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद एक्सपेक्टेशन के कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे ये रहा एक्सपेक्टेशन A प्लस एक्स इंटू बी। यहाँ पे ए भी कॉन्स्टेंट है, तो कांस्टेंट पे एक्सपेक्टेशन नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये, और इस तरह यहाँ भी एक्सपेक्टेशन ऑफ ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, इसके ऊपर हमने एक्सपेक्टेशन लगा रखा है। अब ऐसे ही पढ़ते हैं वेरिएंस के बारे में। वेरिएंस, जैसे हमने वेरिएंस पढ़ा, वेरिएंस की वैल्यू क्या होती है, मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स क्या, हम सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं, ये हमारा वेरिएंस होता है। और वेरिएंस का फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ रखा हुआ है, जैसे वी एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस में म्यून, मतलब पॉपुलेशन मीन अपॉन में एन, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर भी है। ठीक है, तो ये हमारा पॉपुलेशन के लिए हो गया, यहाँ पे कैपिटल एन आएगा। और जब हम निकालेंगे सैंपल के लिए, तो हमारा देखिए ये सैंपल की वैल्यू हो गई, और ये जो एक्स बार है ये हमारा सैंपल का मीन हो गया। ठीक है, और ये n-1 जो हमारा सैंपल, जितनी भी ऑब्जर्वेशन होंगी, तो n-1 ऑब्जर्वेशन, ये है हमारा सैंपल के लिए, और ये हमारा वेरिएंस है पॉपुलेशन के लिए। तो यहाँ पे इसका कुछ खास यूज़ तो है नहीं, हम यहाँ पे इसको एक्सपेक्टेशन से करेंगे। तो जैसे हमारा यहाँ पे है वी एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस एक्स आई माइनस पॉपुलेशन मीन का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ही इसके इक्वल आएगा। यहाँ पे म्यून स्क्वायर क्या, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस में म्यून का होल स्क्वायर, मतलब पॉपुलेशन मीन का होल स्क्वायर, किसके इक्वल, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन मीन। तो जो ये आपका ये है पॉपुलेशन मीन स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये हमारा क्या होता है, पॉपुलेशन मीन होता है। जैसे यहाँ पे हमने ये रहा, ये पॉपुलेशन मीन होता है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद जैसे सेम फॉर सैंपल के लिए, ये हमारा पॉपुलेशन के लिए हो गया। अब इसको हम सैंपल में यूज़ कर लेते हैं, एक्स माइनस में तो हमने पॉपुलेशन मीन और मतलब पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन, ये सब तो हमें पता ही है। और बाकी ये सैंपल वेरिएंस और पॉपुलेशन वेरिएंस हमने यहाँ पे जो पहले ही हमने कर रखा, तो यहाँ पे इसको एक्सपेक्टेशन यूज़ करके निकाला हमने, ये रहा यहाँ पे। और जो वेरिएंस होता है कांस्टेंट का, उसे हम वो ज़ीरो होता है। और वेरिएंस ऑफ एक्स, तो नॉर्मल कुछ नहीं, सिग्मा इसको लिखते हैं, सिग्मा की होल स्क्वायर। और कुछ फॉर्मूले यहाँ पे वेरिएंस के बारे में, से वेरिएंस ऑफ ए प्लस बी एक्स क्या होगा, वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट हमारा जीरो हो जाएगा यहाँ पे। और अगर हमारा वेरिएबल के साथ अगर कुछ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसकी स्क्वायर हो जाएगी, जैसे ये रहा बी स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स।
तो वेरिएंस ऑफ एक्स यहाँ पे मैंने दोबारा से लिख दिया, मतलब वेरिएंस ऑफ ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू बी वी एक्स। तो वी एक्स मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हमारा सिग्मा स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये आ गया। और जो हमारा जो हम यहाँ पे इस मतलब इस बुक में यूज़ करेंगे, एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में यूज़ करेंगे वेरिएंस का, तो कुछ इस तरह यूज़ होगा हमारा। ऐसे कोवेरिएंस के बारे में, पॉपुलेशन का पॉपुलेशन कोवेरिएंस और सैम्पल कोवेरिएंस, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमने पहले भी पढ़ रखी हैं। और जो हमें यहाँ पे यूज़ करना है वो एक्सपेक्टेशन लेके यूज़ करना है, मतलब कोवेरिएंस ऑफ ई एक्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स वाई माइनस ई एक्स इंटू ई वाई। और अगर हम कोवेरिएंस, अगर हम यहाँ पे हमने क्या निकाला, यहाँ पे हमने कोवेरिएंस दो वेरिएबल का निकाला एक्स और वाई का। अगर हम एक ही वेरिएबल का कोवेरिएंस निकालेंगे तो वो वेरिएंस बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाएगा, वेरिएंस। जैसे यहाँ पे हमने निकाला, यहाँ पे फॉर्मूले में हमने पुट किया, तो यहाँ पे जैसे ई एक्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स वाई और ई एक्स इंटू ई वाई है। तो यहाँ पे अगर हम ई एक्स और एक्स का निकालें तो ई एक्स इंटू एक्स हो जाएगा और ई एक्स इंटू ई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स इंटू एक्स का होल स्क्वायर हो गया और ये ई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होगा हमारा कोवेरिएंस का फॉर्मूला। तो इतना बेसिक चीज़ थी। बाकी जो फॉर्मूले हैं, मतलब ये वाले फॉर्मूले हैं और ये वाले फॉर्मूले हैं हमारे पास वेरिएंस के और एक्सपेक्टेशन के। बस हमें इतना ही पढ़ना है और ज़्यादा कुछ इसमें यूज़ नहीं करेंगे। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 2 यानी 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल के बारे में। जैसा कि आपको पता है, 2 वेरिएबल रिग्रेशन, 2 वेरिएबल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा और एक वेरिएबल क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो उसे हम बोलेंगे 2 वेरिएबल मॉडल। ठीक है, जहाँ पे एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा और एक वेरिएबल क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इसी को बोलेंगे हम 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल। तो उसे और उसके बाद तो 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन के बारे में और पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, ये जो हमारी ये बेसिक सी चीज़ आएंगी इसमें। आगे इसका ज़्यादा यूज़ होगा नहीं, यहीं पे है। और आगे करेंगे एस्टिमेशन, जब चैप्टर 3 या चैप्टर 4 पढ़ेंगे तब। तो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन के बारे में पढ़ने से पहले मैंने टेबल बनाई थी ये वाली, जिसमें मैंने एक्स पे लिया है इनकम, एक्स आई इनकम हो गया हमारा। जैसे x1 की वैल्यू ये हमारी हो गई, इनकम ग्रुप हो गए हमारे ये 50 इनकम ग्रुप, 100, 150 और 200। ऐसे ही हमने एक्सपेंडिचर ले लिया कि मतलब 50 की इनकम पे कितना एक्सपेंडिचर है हमारे। ठीक है, ये रहे हमारे, जैसे y1 y2 y3 y4 y5, ये सब ऐसे हो गए y1 y2 y3। ठीक है, और यहाँ पे हमारे 50 रुपये की इनकम ग्रुप पे इतना एक्सपेंडिचर है, 100 पे इतना इनकम एक्सपेंडिचर है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका मीन निकाल लिया कि 50 रुपये की इनकम, मतलब $50 या जितने भी $50 की इनकम ग्रुप पे हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितने का आ रहा है। तो इसी को बोलेंगे कंडीशनल मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, या वाई आई या एक्स आई लिख लें आप, या चाहे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई अपॉन एक्स, ये भी कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा ये यहाँ पे ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि देखो, अगर हम यहाँ पे निकालेंगे मीन, तो इसका मीन क्या आएगा, सिंपल सा, इज इक्वल टू समेशन वाई आई अपॉन में एन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने यूज़ किया 50, मतलब वो x1 का, मतलब यहाँ पे एक्स आई का, मतलब जो हम यहाँ पे जो मीन निकाल रहे हैं, मतलब y की जो मीन निकाल रहे हैं वो कौन से ग्रुप पे निकाल रहे हैं, 50 वाली इनकम ग्रुप पे निकाल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू x हमने, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे इसके लिए भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारा क्या है, ई वाई वन अपॉन में x1, यहाँ पे हमारा 30 है। ऐसे ही ई y1 x2 या जो भी ई वाई अपॉन x2, मतलब सेकंड इनकम ग्रुप पे, यहाँ पे हमारी मीन कितनी, हमारा मीन यहाँ पे है 70। ऐसे एंड सो ऑन, जो हमने यहाँ पे 150 तक निकाल रखा है। तो अगर इन्हीं हम मीन वैल्यू को जोड़ दें, जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू आई हैं, अगर हम इनको जोड़ दें और एक स्ट्रेट लाइन में रखें, तो ये बनेंगे हमारी पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। ये बनेगा हमारा पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन यानी PRL। तो इसी को हम बोलेंगे हमारा पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। और आगे इसी के बारे में PRF है। तो PRF हम क्या करते हैं, जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा हमने, अगर इसे हम फंक्शन की फॉर्म में लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये क्या नोट कर रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई है वो किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है।
तो इसी को यहाँ बोलेंगे PRF। तो PRF इज नथिंग बट PRL, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना था लीनियरिटी ऑफ वेरिएबल एंड पैरामीटर्स। तो इसे पढ़ने से पहले सबसे पहले थोड़ा बहुत PRF के बारे में और समझते हैं, PRF है क्या। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y अपॉन x, एक इक्वेशन लिखी क्योंकि ये लाइन की फॉर्म में है, तो मैंने यहाँ लिख दिया β1 प्लस β2 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये तो हमारा ये PRL और PRF जो भी इसे लिख सकते हैं हम। यहाँ पे β1 क्या है हमारा, यहाँ पे जो β1 है, β1 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। β2 भी हमारा कांस्टेंट है। x वेरिएबल मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर हम इसे एक लाइन की क्वेश्चन में रखें, ठीक है, अगर ये एक लाइन है तो यहाँ पे β1 क्या होगा, β1 हमारा इंटरसेप्ट होगा, और β2 क्या होगा, β1 होगा हमारा इंटरसेप्ट और β2 हमारा होगा स्लोप। β2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप, और β1 क्या होगा हमारा इंटरसेप्ट। यहाँ पे जो यहाँ पे x है, इससे x को हम बोलेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलेंगे या रिग्रेसर बोलेंगे, और y की वैल्यू को हम रिग्रेसेंट बोलेंगे, और x की वैल्यू को रिग्रेसर। मतलब जो भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसे रिग्रेसर बोलेंगे मॉडल के अंदर, और जो डिपेंडेंट होगा उसे बोलेंगे रिग्रेसेंट, ठीक है। अब हम करेंगे लीनियरिटी ऑफ वेरिएबल एंड पैरामीटर। लीनियरिटी ऑफ वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स, ये क्या है। लेट सपोज मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ EY/x इज इक्वल्स टू β1 प्लस β2x। ये एक लाइन की क्वेश्चन आ गई जहाँ पे x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y मेरा यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये β1 और β2 की वैल्यू है, ये हमारे होते हैं पैरामीटर्स। जैसे मैंने अभी ने बोला था कि ये कांस्टेंट है, और एक β1 क्या इंटरसेप्ट है, और β2 क्या स्लोप है। तो ये एक मॉडल के अंदर ये हमारे एक पैरामीटर्स होंगे। जब भी हम पॉपुलेशन के बारे में कैलकुलेट करेंगे, या हम किसी भी PRF को हम मेज़र करेंगे, ठीक है, तो जो ये कांस्टेंट होंगे यहाँ पे, इन्हें हम बोलेंगे पैरामीटर्स, इन्हें बोलेंगे पैरामीटर्स। ये हमारे और ये जो पॉपुलेशन में जब भी हम पॉपुलेशन के बारे में कैलकुलेट करेंगे तो इन्हें हम पैरामीटर बोलते हैं। और जब हम सैंपल के बारे में, जैसे कि किसी हमने पॉपुलेशन ले रखा है, ठीक है, और उसमें से हमने सैंपल बनाया है, तो जब हम सैंपल पे आएंगे तो वहाँ पे एस्टिमेट्स लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पॉपुलेशन पर हैं तो इन्हें हम बोलेंगे पैरामीटर्स। ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गई। हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लीनियरिटी इन वेरिएबल एंड पैरामीटर के बारे में हमें पढ़ना था। लीनियरिटी इन वेरिएबल का मतलब क्या और पैरामीटर्स का मतलब क्या है। तो जो हमारे पैरामीटर है ये कैसे होने चाहिए, ये होने चाहिए हमारे लीनियर इन पैरामीटर्स। जो हमारी इक्वेशन हो वो हो लीनियर हो, किसमें, पैरामीटर्स में। तो लीनियरिटी इन पैरामीटर का मतलब है जो भी हमारे पैरामीटर्स है उनकी पावर एक होनी चाहिए, ठीक है। उनकी जो पावर है वो एक होनी चाहिए। अगर वो उनकी पावर एक से ज़्यादा हुई या कम हुई, ठीक है, तो ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएंगे या कोई अलग फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो जिससे भी हम जो भी मॉडल अपना एस्टिमेट कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत एरर आ सकता है। तो इसीलिए जब भी हम कोई मॉडल बनाते हैं तो उसमें जो हमारे पैरामीटर होते हैं वो हमेशा लीनियर होते हैं।
अब ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे वेरिएबल्स है वो लीनियर हो या ना हो। वेरिएबल में और मे नॉट आर लीनियर। अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ ई वाई एक्स इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल है हमें उससे मतलब नहीं रहेगा कि उसकी पावर कितनी है, या वो वेरिएबल या वो लीनियर है या नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा पैरामीटर है वो लीनियर होना चाहिए। तो लीनियरिटी ऑफ वेरिएबल एंड पैरामीटर में सिर्फ इतना ही है। अब उसके आगे हमें करना है स्टोकास्टिक पीआरएफ। तो सबसे पहले हमने पीआरएफ के बारे में पढ़ा। पीआरएफ है क्या? पीआरएफ कुछ नहीं, नथिंग बट पीआरएफ की इक्वेशन एक्स इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई। ठीक है, ये हमारा है पीआरएफ। ये हमारी क्या वैल्यू है? ये हमारी कंडीशनल वैल्यू है, कंडीशनल और मीन वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई। ठीक है, ये जो हमारी ये पूरी वैल्यू है ई वाई बाय एक्स वाली, ये हमारा कंडीशनल मीन वैल्यू है। यह हमारी ये किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोकास्टिक पीआरएफ। अब लेट सपोज करते हैं जो मैंने एग्जांपल लिया था, जो मैंने चार्ट बनाया था, उसमें क्या था? यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे इनकम लिया था और वाई पे हमने क्या लिया था? एक्सपेंडिचर लिया था कि 50 रुपये की इनकम ग्रुप पे हमारा एक्सपेंडिचर कितना है। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूँ यहाँ पे ई वाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, अगर मैं यहाँ पे x1 लिखूँ, x1 हमारा कितना है? x1 हमारा है 50, यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ। और ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे? 30 इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 50। ठीक है, तो यहाँ पे जो जैसे कि हमारा यहाँ पे बीटा 1 और बीटा 2 क्या है? हमारे पैरामीटर है। बीटा 1 हमारा इंटरसेप्ट और बीटा 2 हमारा स्लोप है। तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू ये क्या है? ये अननोन है लेकिन ये फिक्स्ड है। ठीक है, अननोन बट फिक्स्ड, दे आर अननोन बट फिक्स्ड। जो हमारे पैरामीटर होते हैं वो अननोन होते हैं लेकिन वो फिक्स होते हैं। ठीक है, मतलब इनकी कोई ना कोई एक वैल्यू होती है। तो जब इनकी हमें वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है, जब इनकी वैल्यू हमें पता लग जाएगी तो हमारे 30 के इक्वल अपने आप आ जाएगा। तो जैसे हमने कैलकुलेट किया तो हमारा ये 30 निकल के आया था। ऐसे ही हमने दूसरी वाली इनकम ग्रुप के लिए किया था, जैसे x2 के लिए किया। जब हमने x2 के लिया तो वहाँ पे हमारा कंडीशनल मीन कितना आया? 70 आया। ठीक है, तो ये होगी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू, ई वाई बाय एक्स वाली होगी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब हम निकालेंगे ऑब्जर्व वैल्यू, यहीं से हमारा शुरू होगा स्टोकास्टिक पीआरएफ। ठीक है, स्टोकास्टिक पीआरएफ। ऑब्जर्व वैल्यू का मतलब क्या हो गया? जैसे हमारी ये वैल्यू ये वाई आई है, ठीक है, ये सारी वैल्यू वाई आई की हैं, तो ये वैल्यू किसकी होगी? ये वैल्यू y1 की, ये वैल्यू y2 की। अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करना चाहूँ तो y1 की वैल्यू हमारी कितनी होगी? y1 को मैं क्या लिखूंगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y अपॉन एक्स प्लस में ui। ये हमारा है एरर टर्म। एरर टर्म इसे बोलते हैं, या इसे बोलते हैं हम डिस्टर्बेंस टर्म और डिस्टर्बेंस टर्म। ठीक है, इसे हम बोलेंगे एरर टर्म या डिस्टर्बेंस टर्म। तो यहाँ पे कैसा हुआ? अब यहाँ पे हमारी जो y1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है? 40। मैं ऐसे यहाँ 40 पुट कर देता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है हमारी 30 और ये हमें ui। अब हमें ये वैल्यू तो मालूम नहीं थी, मतलब हमने तो 40 निकालना था ना। हमें 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 हमारी ऑब्जर्व वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए, जो हमने निकाला यहाँ पे। तो हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो y1 हमारा यहाँ पे कितना आया? ये जो y आई है y1 हमारा यहाँ पे आया और 10 आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा y1 कितना आया? 10 आया। और y2 कितना आ जाएगा अगर कैलकुलेट करें तो हम? y2 हमारा आएगा यहाँ पे y2 हमारा यहाँ पे 30 है। 30 इज इक्वल टू ई वाई एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारी 30 रहेगी प्लस में यू आई, क्योंकि हमें फर्स्ट इनकम ग्रुप पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट इनकम ग्रुप का जो ये जो ई वाई बाय एक्स मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई है वो कितनी है? 30 है। ठीक है, तो 30 कैंसिल हो गया। यहाँ पे u2 कितना आया? ये u1 है हमारा, और यहाँ पे u2 कितना आ गया? 0 आ गया। ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे y3 कितना आएगा? y3 5
y4 -5 और y5 हमारा यहाँ पे आएगा कैलकुलेट करने के बाद -10। और सॉरी, ये u की वैल्यू है, u3 u4 और u5। ठीक है, अगर हम सारे u को जोड़ दें, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5, और ये कितना ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन हो गए, इनको 5 से डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से u का मीन निकला। हमने क्या निकाला, u का मीन, मतलब जो हमारा डिस्टर्बेंस टर्म है, हमने अगर उसका मीन कैलकुलेट करें तो कितना आएगा। u1 की वैल्यू मेरे पास 10 है, u2 0 और u3 हमारे पास 5, u4 -5 और -10। दिस वन गेट्स दिस वन कैंसिल और इससे कट गया, 0/5 कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर हम निकालें, मतलब मीन ऑफ u निकाले, तो हमारा मीन ऑफ u कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू xi इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमने की कैलकुलेट करी, ये आगे आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम टर्म होता है या हमारा एरर टर्म होता है, उसकी वैल्यू हमेशा 0 होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा स्टोकास्टिक, जब भी हम कोई भी स्टोकास्टिक इक्वेशन लेंगे तो वहाँ पे जब भी हमारा एरर टर्म आएगा उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी, चाहे इसे यू एक्स लिख ले, चाहे नॉर्मल यू आई लिख ले। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, हमेशा 0 होगी। कब, जब हमारा स्टोकास्टिक पी आर एफ होगा, चाहे स्टोकास्टिक एस आर एफ होगा। ठीक है, तो इसे हमने स्टोकास्टिक टर्म इसलिए हम यहाँ पे हमने यूज इसलिए किया क्योंकि अब हम मीन वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं अपनी ऑब्जर्व वैल्यू। तो जब हम अपनी ऑब्जर्व वैल्यू निकालेंगे तो उसमें हमने तो सिर्फ 30 कैलकुलेट किया था, हमारी जो मीन, मतलब जो हमारी कैलकुलेशन आई थी मीन के हिसाब से वो 30 आई थी, लेकिन यहाँ पे इसकी तो 40 आ रही है, और किसी की 40 है, किसी की 30, किसी की 25। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे जो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत एरर आया। ठीक है, एरर आया उसमें, तो जब हमने एरर को अपने मेज़र किया, ठीक है, जब हमने एरर को मेज़र किया अपने, और जब उनका सम या मीन निकाला तो 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ऑब्जर्व वैल्यू में ऐसा जो डिस्टर्बेंस टर्म है वो आ जाता है। ठीक है, ये आपको आगे के इक्वेशन में भी देखने को मिलेगा, और इसका यूज़ तो है ही है। स्टोकास्टिक पीआरएफ करने के बाद हमें पढ़ना था सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोकास्टिक डिस्टर्बेंस टर्म, मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोकास्टिक डिस्टर्बेंस टर्म। तो यहाँ पे मतलब ये जो डिस्टर्बेंस टर्म है वो कैसे आता है या कैसे नहीं आता, ये आपकी बुक में लिखा है, ये आप वहाँ से देख सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन 1-2 पेज का है बस, ज़्यादा कुछ नहीं, हमें सिर्फ थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ना ही है, बाकी तो सब न्यूमेरिकल ही है, ज़्यादा थ्योरी तो है नहीं। तो हमने पीआरएफ के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एसआरएफ के बारे में। सैंपल रिग्रेशन फंक्शन क्या है, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम अगर हम एक इकोनॉमी ले लें तो उसमें जितनी भी पॉपुलेशन है उसे कैलकुलेट करना, मतलब या उसे एस्टिमेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सैंपल बनाते हैं। ठीक है, मतलब पूरी पॉपुलेशन का हम सैंपल बनाते हैं। लेट सपोज हमारे पास 100 एक पॉपुलेशन है, उसके पास पूरा 100 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, उसकी एन वैल्यू 100 है। तो हम सबको ना कैलकुलेट करके हम क्या करते हैं, उसके सैंपल बना लेते हैं। लेट सपोज हमने 10 के सैंपल बना लिए। ठीक है, हमने 10 सैंपल बनाए, 1 to 10 सैंपल्स, कितने के, 10 के। ठीक है, तो कितने देंगे टोटल हमारे, 100, मतलब पूरी पॉपुलेशन की इक्वल आ जाएगा। समेशन ऑफ एस एन इज इक्वल टू पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब जितने भी सैंपल हैं, यहाँ पे सैंपल 1 प्लस सैंपल 2 सैंपल 10 किसके इक्वल आएगा, हमारा पॉपुलेशन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो जो हम पूरे पॉपुलेशन को एस्टिमेट नहीं कर सकते, इसलिए हम बनाते हैं सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। तो इसलिए यहाँ पे जो केस है सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है, और यही आपका पूरी बुक में यूज़ होगा ज़्यादातर, क्योंकि एक पॉपुलेशन को ऑब्जर्व करना इतना इजी नहीं रहता, इसलिए हम क्या करते हैं, सैंपल बनाते हैं। तो जैसे हमने पीआरएफ निकाला था, वैसे ही एसआरएफ भी है। जैसे हमने पीआरएल निकाला था और ऐसा पीआरएल निकाला, हमने पीआरएफ निकाला, वैसे ही हमारा यहाँ पे जो एसआरएफ टर्म है वो भी कुछ इसी तरह से वो उसका भी हमें कुछ इसी तरीके से यूज़ करना है। मैंने पॉपुलेशन में क्या बनाया था, मैंने पीआरएफ में लिया था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y बाय x इज इक्वल्स टू β1 प्लस β2 xi। ये हमारा क्या है,
ये हमारा कंडीशनल वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा PRF है। और स्टोकास्टिक PRF क्या था हमारा? स्टोकास्टिक PRF था हमारा yi इज इक्वल्स टू EY प्लस UI, या हम इसे भी लिख सकते हैं yi इज इक्वल टू β1 प्लस β2 xi प्लस UI। ठीक है, ये क्वेश्चन मेन है हमारी पॉपुलेशन की। अगर मुझे इसी को SRF में लिखना तो मैं कैसे लिखूँगा? मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एस्टिमेट करूँगा। ठीक है, किसको? यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा था आपको कि हम पॉपुलेशन को पूरी तरह से एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो हम क्या निकालते हैं? सैंपल। तो हम क्या बनाते हैं? सैंपल बनाते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे सैंपल को एस्टिमेट। तो अगर मैं यहाँ पे पॉपुलेशन की इक्वेशन लिखूँ PRF की, β1 β2 xi प्लस UI, मतलब हमारा स्टोकास्टिक PRF है PRF। ठीक है, तो हम तो इसे पूरी तरह से ऑब्जर्व कर नहीं सकते, तो अब हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे इसके सैंपल। तो yi की वैल्यू तो हमारी सेम ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमें इसी को ऑब्जर्व को निकालना है। यहाँ पे जो ये इसकी वैल्यू है, ये क्या है? ये EY विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस UI। अब हम क्या करेंगे? इनके एस्टिमेटर बनाएंगे, मतलब इन जो β1 β2 जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, इनकी जगह हम कुछ और यूज़ करेंगे। जो हमारा UI है, ये पॉपुलेशन है, ये सारे टर्म किससे रिलेटेड है? पॉपुलेशन से। तो अब हम इनके लिए सैंपल के लिए अलग से निकालेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा है EY विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे लिखेंगे हम yi कैप। ठीक है, मतलब ये जो yi कैप है वो किसका एस्टिमेटर आएगा? हमारा कंडीशनल मीन ऑफ y का। β1 का B1 होगा हमारा, β2 का B2, और जो हमारा डिस्टर्बेंस टर्म है उसके लिए हम UI के लिए निकालेंगे स्मॉल ei। ठीक है, तो इससे बनाएंगे हम अपना SRF। जैसे यहाँ पे देखिए yi इज इक्वल्स टू, अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा था EY विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस में UI, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम किसका यूज़ करेंगे? हम सैंपल का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे सैंपल की टर्म पुट करेंगे, तो इसके हम क्या पुट करेंगे? yi। ठीक है, ये yi इसी मतलब ये इसी की वैल्यू है, तो यहाँ पे yi, और ये UI की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? ei। ठीक है, ये होगा हमारा SRF, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। और थ्रू आउट सेमेस्टर हमें इसी से काम करना है। ठीक है, तो yi इज इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू क्या है? यहाँ मैंने लिखी इसकी वैल्यू, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो इसको, देखो इसकी वैल्यू लिखी हुई है, और इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारा एस्टिमेटर होने वाला है, मतलब इसे हम एस्टिमेट कर रहे हैं। तो इस एस्टिमेटर की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे हम, क्योंकि हम इसके कई पैरामीटर के हम एस्टिमेटर का यूज़ करेंगे, तो B1 प्लस B2 और xi, यहाँ पे xi सेम रहेगा। xi सेम क्यों है? क्योंकि हम एक ही इनकम ग्रुप पे कैलकुलेट करेंगे ना, चाहे वो पॉपुलेशन हो चाहे वो सैंपल हो, वहाँ पे इनकम ग्रुप तो सेम ही रहेगा। बस वहाँ पे कुछ मतलब जो फैमिलीज है वो बदल जाएंगी। जैसे यहाँ पे yi कैप हो गया, क्योंकि वहाँ पे हमारी पॉपुलेशन में लेट सपोज हमने 5 फैमिली ली थी। ठीक है, अब वहाँ पे हम 3 फैमिली ले रहे हैं, लेकिन इनकम ग्रुप सेम है। ठीक है, या हम दो के सैंपल बना दिए, तो इस तरह हम कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे yi हैट है, इसकी वैल्यू चेंज है, xi की वैल्यू चेंज नहीं है, β1 और β2 है, क्योंकि पॉपुलेशन के लिए तो हमारे पास अलग से पैरामीटर है, और सैंपल के लिए हमें अलग अलग से लेने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने अलग पैरामीटर या अलग एस्टिमेटर लिए हैं। ठीक है, तो yi इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? अब ये यहाँ पे ये रही इसकी वैल्यू, B1 प्लस B2 xi प्लस ei। ये बन गया मेरा स्टोकास्टिक SRF। स्टोकास्टिक SRF क्यों? ये स्टोकास्टिक हमारा, ये स्टोकास्टिक टर्म है, स्टोकास्टिक एरर टर्म या डिस्टर्बेंस टर्म। जैसे यहाँ पे UI था, यहाँ पे है ei। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा B1 और B2 है, ये भी सेम है, मतलब ये इंटरसेप्ट है और ये स्लोप है। ये इंटरसेप्ट हो गया, स्लोप हो गया। बस यहाँ पे फ़र्क इतना है कि हमने हम यहाँ पे पॉपुलेशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम किसका यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पे सैंपल का। तो B1 क्या होगा? ये होगा हमारा एस्टिमेटर ऑफ β1। एस्टिमेटर ऑफ β1 का मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे β1 की जगह हम B1 का यूज़ कर रहे हैं, और B2 होगा हमारा एस्टिमेटर ऑफ β2। ei होगा हमारा एस्टिमेटर ऑफ UI, और जो हमारा ये yi हैट है, ये होगा हमारा एस्टिमेटर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y अपॉन x। ठीक है,
तो अब जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते आएंगे इसका काम खत्म होता जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई एक्स का काम खत्म होता जाएगा, हमारे पास आएंगे यही एस आर एफ जो हम आगे जाके करेंगे सॉल्व। ठीक है, बस। तो एस आर एफ का टर्म सिर्फ इतना सा ही है। अब आगे जितनी क्वेश्चन आएंगी हम करेंगे उसके बारे में, और बाकी आगे की जो टर्म्स है हम उसको यूज़ करेंगे। और इसके बाद हमें पढ़ना है सम फंक्शनल फॉर्म ऑफ रिग्रेशन मॉडल। तो कुछ फंक्शनल फॉर्म रिग्रेशन मॉडल की, जैसे हमें पता है कि हम 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 2 ही वेरिएबल होंगे, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे इसकी कुछ फंक्शनल फॉर्म होगी, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहले लिख के रख लिया था सम फंक्शनल फॉर्म ऑफ सम फंक्शनल फॉर्म्स, तो इसके बारे में मैंने पहले लिख रखा है ऑफ रिग्रेशन मॉडल, सम फंक्शनल फॉर्म ऑफ रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई, ये हमारा लीनियर फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर फंक्शन, यहाँ पे हमारे जो वेरिएबल हैं एक्स और वाई वाले, उनकी भी पावर 1 है, और जो हमारा एस्टिमेटर है वो भी उनकी भी पावर 1 है, तो ये पूरी तरह से हमारा लीनियर है। उसके बाद हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बोथ साइड ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लॉग का यूज़ करते हैं, लॉग वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2। अब यहाँ बात ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे जो भी एस्टिमेटर या पैरामीटर्स हैं उनकी पावर 1 है, मतलब वो पूरे ही लीनियर है, वो पूरे ही लीनियर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल हो गए, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल वाई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, यहाँ पे लॉग है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पे इनकी फंक्शनल फॉर्म चेंज होगी। ये लीनियर था, अब हम इसको बोलेंगे डबल लॉग या लॉग लीनियर या लॉग मॉडल। तो इन मॉडल का जो हम एस्टिमेशन होगा ये यूज़ होगा, ये आपके एग्जाम में भी आता है इन मॉडल का एस्टिमेशन, कि आप बताएं इन मॉडल, इससे आपको क्या पता चल रहा है। ठीक है, तो ये आगे आपको 3rd चैप्टर या 4th चैप्टर में इसके बारे में अच्छे से करने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया एक्स का, ये 1 अपॉन एक्स आई हो गया प्लस यू आई, तो इसे बोलेंगे हम रेसिप्रोकल मॉडल। यहाँ पे लॉग वाई इज इक्वल टू बीटा 1, यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड लॉग है, तो इसे बोलेंगे लॉग लीन मॉडल, लॉग लीन मतलब लॉग लीनियर मॉडल। ठीक है, ऐसे यहाँ पे वाई पे लॉग नहीं है, एक्स आई पे लॉग है, तो इसे हम बोलेंगे लीन लॉग मतलब लीनियर लॉग मॉडल। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल मॉडल हो गया ये, बस। अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन मतलब इसके कुछ खास क्वेश्चंस तो है नहीं, नॉर्मल कुछ क्वेश्चंस है जो हम यहाँ पे करेंगे, मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस ये बताना है इसमें कुछ क्वेश्चंस है आपकी एक्सरसाइज में कि ये मॉडल लीनियर है या नहीं है, बस इसके बारे में इतना ही है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन, वाई जे इज इक्वल टू 0.5 प्लस ये हमारे एस्टिमेटर्स हो गए या पैरामीटर जो भी हैं, मतलब 0.5 और 0.8। यहाँ पे B1 की वैल्यू कितनी है 0.5 और B2 की वैल्यू कितनी है 0.8। इस लोग हमारा 0.8 है और B1 हमारा 0.5। ठीक है, तो इसके बारे में जब हम अगला चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उसमें इन सब का चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करेंगे हम। तो लेट सपोज मैं ले लेता हूँ, एक मेरे पास वाई आई एक मॉडल है ई बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई यहाँ प्लस यू आई नीचे। अब आपको ये बताना है कि ये लीनियर मॉडल या नहीं है। ये मॉडल क्या है, ये अगर हम बोसन यहाँ पे लॉग ले लें, लॉग वाई, यहाँ से लॉग ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई, और ये यहाँ ऊपर है। ठीक है, ये आएगा यू आई। तो यहाँ पे मेरा क्या, ये कौन सा मॉडल है, ये है मेरा लॉग लिन मॉडल। ये मतलब ये हमारा कौन सा मॉडल है, लॉग लिन मॉडल, या तो इसे एक्सपोनेंशियल मॉडल बोल लें
या तो इसे मैं बोले लॉगलिन मॉडल है। यहाँ पे हमारे जो बीटा 1 एंड बीटा 2 हैं, ये क्या है, ये हमारे एस्टिमेटर्स हो गए। एस्टिमेटर या पैरामीटर, अगर सैंपल है तो एस्टिमेटर और पॉपुलेशन है तो पैरामीटर्स। ये हमारे लीनियर है, और लीनियरिटी इन पैरामीटर ये जरूर होना चाहिए हमारा, लीनियरिटी इन पैरामीटर या एस्टिमेटर। ठीक है बस। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। बाकी जो हम अगला चैप्टर करेंगे वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसी में से काफ़ी चीज़ें आती हैं। मतलब अब आगे जो भी मेन है आपका एक्सरसाइज वो स्टार्ट होगी। तो ये जो था आपका सेकंड चैप्टर, ये बिल्कुल बेसिक था, इसे आपको थोड़ा अच्छे से समझना है। बस यहाँ पे जो भी हमने एसआरएफ पढ़ा है, इन सब चीज़ों का यूज़ हम आगे होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पीआरएल पीआरएफ था, इसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले हैं कुछ। तो ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। अब इसके आगे जो भी आएगा हमें वो अच्छे से पढ़ना है।